गठबंधन को एक मजबूत जीत दिलाने में। चिराग जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरबा दौरे पर रहे। बता दें कि दौरे से पहले सीएम ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी की दबिश पूरे चुनाव तक रहेगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि लगातार पद परिवर्तन किए जा रहे हैं। पहले प्रदेश प्रभारी, फिर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल लिया गया। इसके बाद भी बदलाव का कोई भी असर प्रदेश में नहीं हुआ। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश के नाम उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरबा दौरे पर रहे हैं, जहां पर इस दौरान सीएम ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि ईडी की दबिश पूरे चुनाव तक रहेगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि लगातार पद परिवर्तन किए जा रहे हैं। पहले प्रदेश प्रभारी और फिर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया गया है। इसके बाद भी बदलाव का कोई भी असर प्रदेश में नहीं दिख रहा। भी ग्रंथ है, उसमें मैं विनोबा भावे जी के जो वर्षन है उसको मैं कोट करूंगा। विनोबा भावे जी ने कहा कोई भी ग्रंथ है और किसी ग्रंथ में कोई विषय दिया गया है तो उसको बहुत गहन चिंतन करके उसके जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करना चाहिए। आज दिक्कत क्या है कि हम ऊपरी ऊपरी सब बातें कहते हैं। रामायण में बहुत गूढ़ तत्व दिया गया, तो उन गूढ़ तत्वों को विवेचना करके हमको ग्रहण करना चाहिए। उस समय तत्कालीन जो परिस्थिति थी उसके तहत से वो रचना की गई। आज 600 साढ़े 600 साल हो गया रामायण की रचना की है। उसके पहले कितने रामायणों की रचना की गई है, कितने भाषाओं में रचना की गई है। तो खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भवन को विवेकानंद स्मारक के रूप में संरक्षित करने के कार्य का शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि शिलालेख का अनावरण किया गया। इस मौके पर राजधानी के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद की स्मृति को सहेजने के लिए देव भवन को 4 करोड़ रुपए की लागत से विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित किया जाए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देव भवन को विवेकानंद स्मारक के रूप में संरक्षित करने के कार्य का शुभारंभ किया और शिलालेख का अनावरण भी उनके द्वारा किया गया। इस मौके पर राजधानी के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने जनता को संबोधित भी किया। तो छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी की नजर है। गुजरात के चुनाव के साथ छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। राज्य में चर्चा भी चल रही है कि क्या केजरीवाल का जादू छत्तीसगढ़ में चल पाएगा या नहीं। इस बात पर कटघोरा विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी चंद्रकांत डिक्सेना ने कहा है कि आज आप नोट कर सकते हो कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ अभूतपूर्व होने वाला है, जो इतिहास में लिखा जाएगा। उपलब्धियां हैं जो पंजाब में है, दिल्ली में है, उसी के बारे में मन की जनता को बताना चाहते हैं कि आज हमारा छत्तीसगढ़ बहुत पीछे है। आप देखिए कटघोरा से यानी कि कोरबा जिला से बिजली जा रहा है दिल्ली और पंजाब, वहाँ निःशुल्क है। हमें भी मिलना चाहिए। इस देश में हम लोग रहते हैं और हमें बिजली पानी का निःशुल्क मिलना चाहिए। जो मिल नहीं रहा है उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए भी लड़ रहे हैं, शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। उसको यहाँ भी लाना है दिल्ली और पंजाब तक के। जो हमारे पार्टी में उपलब्धियां हैं जो पंजाब में है, दिल्ली में है, उसी के बारे में मन की जनता को बताना चाहते हैं कि आज हमारा छत्तीसगढ़ बहुत पीछे है। आप देखिए कटघोरा से यानी कि कोरबा जिला से बिजली जा रहा है दिल्ली और पंजाब, वहाँ निःशुल्क है। हमें भी मिलना चाहिए। इस देश में हम लोग रहते हैं। और तो बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शैलेश पांडे से हाथ जोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा पर हमारे संवाददाता श्रीचंद मखीजा ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, उन्होंने आपको सुनाते हैं।
से 200 का जीत का अंतर रहेगा। मतदान का प्रतिशत कम नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर मतदाता सूची जो है उसमें लोग वहाँ पर निवास नहीं करते, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। पिछले समय भी 51-52% था, सभी भी उतने पर है, क्योंकि मतदाता सूची में जब तक बाहर गए हैं, जो मर गए हैं, उनको नहीं निकालेंगे तो परसेंट नहीं बढ़ सकता। आशा करते हैं कि बाकी लोग गरियाबंद पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के परिपालन में थाना प्रभारी कोतवाली की ओर से रेड कार्यवाही हेतु थाना स्तर पर विशेष टीम तैयार कर क्षेत्र के मुखबिर को सक्रिय किया गया, जिनसे मिली सूचना के आधार पर ग्राम आमझर में रेड कार्रवाई की गई। आरोपी मुकेश सोरी के कब्जे में 50 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। तो आपको बता दें कि 50 लीटर कच्ची महुआ बरामद की गई है और ऐसे में फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। तो गरियाबंद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के परिपालन में थाना प्रभारी कोतवाली की ओर से रेड कार्रवाई हेतु थाना स्तर पर विशेष टीम तैयार कर क्षेत्र के मुखबिर को सक्रिय किया गया था, जिनसे मिली सूचना के आधार पर ग्राम आमझर में रेड कार्रवाई की गई। आरोपी मुकेश सोरी के कब्जे में 50 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। एक आरोपी को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया गया है और 50 लीटर कच्ची महुआ शराब भी बरामद किया गया। तो एक बड़ी कार्रवाई और गरियाबंद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर करीब 50 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई और वहीं एक आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। तो गरियाबंद पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के परिपालन में थाना प्रभारी कोतवाली की ओर से रेड कार्रवाई की गई थी और अवैध रूप से कच्ची शराब बिकने पर एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। तो एमसीबी जिले में हो रहे रेत माफियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे। लगातार हो रहे रेत उत्खनन से नदियों का अस्तित्व अब खतरे में है। दिन भर ट्रैक्टरों के द्वारा नदी से बिना किसी भी दस्तावेज के हसदो नदी से रेत का उठाव जारी है। आए दिन ट्रैक्टरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इससे आने वाले समय में क्षेत्र में पानी की समस्या बढ़ जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा अभी तक इन रेत माफियों को रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा। माइनिंग अफसर को निर्देश दिए गए हैं, जल्दी ही मौके पर जाकर के रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर फिर हम गुड़दोष के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। तुरंत ही माइनिंग अफसर जाएगा और जाकर के कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। हसदो नदी से। हसदो नदी से कहाँ लेके जा रहे हो? मैनगढ़। तो यहाँ से कौन भरने को बोला आप लोग को? बोले तो कोई नहीं है सर, वो सब ट्रैक्टर वाले उठा रहे थे तो मैं भी लगाया। अच्छा, कहाँ कहीं पैसा देते हो इसका? पैसा नहीं देते हैं। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बीते दिनों हुई हिंसा की घटना के बाद छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश ने 2 जिलों को छोड़कर बाकी सभी 31 जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का फैसला लिया है, जिसको लेकर प्रदेश को भूपेश सरकार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आड़े हाथ लेते हुए भूपेश सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार अब छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब घबरा गए हैं, जिस वजह से वे तानाशाही पर उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार अब छत्तीसगढ़ में
इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। 3 जनवरी 2022 को एक छत्तीसगढ़ राजपत्र में असाधारण अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में कलेक्टरों को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब डर गए हैं, घबरा गए हैं, वो तानाशाही पर उतर आए हैं। शेवगांव तहसील में सुकली की ग्राम पंचायत में 2021 से 2022 तक 2 साल की अवधि के दौरान पूर्व सरपंच और ग्राम सेवक पर दलित बस्तियों में गांव के शौचालयों और पीने के पानी की टंकियों और अन्य विकास कार्यों के बिलों को वापस लेने की साजिश रचने का आरोप है। ग्राम सेवक व पूर्व सरपंच पर आरोप है कि फर्जी बिल बनाकर ग्राम विकास के लिए महिला सरपंच माया लहू को बिना पूर्व सूचना दिए बैंक खाते से 1,68,000 की राशि निकाल ली गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिला परिषद को बयान देकर भ्रष्टाचार की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। आपको बता दें कि शौचालय निर्माण को लेकर घपला किया गया और इसी को लेकर ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की मांग ग्रामीणों द्वारा की गई है। इस पर संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो शौचालय निर्माण को लेकर कार्रवाई की गई और ऐसे में आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इस पर कड़ी जांच की मांग की है। तो सुकमा जिले के दंतेवाड़ा मार्ग से जगदलपुर मार्ग को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तहत सड़क निर्माण किया गया, लेकिन सड़क की खस्ताहाल हो चुकी है। आपको बता दें कि इस मार्ग के किनारे 20 से 25 गांव पड़ते हैं, जहां यहां के ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजाना आवाजाही की जरूरत पड़ती है। सड़क निर्माण के बाद महज 3 से 4 महीने भी टिक नहीं पाई है और जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से की, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। तो पीएम योजना के तहत ये सड़क बनाई गई थी और ऐसे में कुछ ही दिनों में इस सड़क की जर्जरता को देख कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में सड़क जो है गड्ढे में तब्दील हो गई और ये जो नई सड़क बनाई गई थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। फिलहाल इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बड़े बड़े गड्ढे से में ये सड़क जो है तब्दील हो चुकी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि चंद महीनों पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था और कुछ ही महीनों में ये सड़क की क्या हालत हो चुकी है और ऐसे में कई बड़े हादसों को भी ये सड़क जो है न्योता दे रही है। पीएम योजना के तहत किस तरीके से ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, इसकी बानगी तस्वीरों से ही देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी निर्माण का मुद्दा अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मुणत के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मिला और इसकी शिकायत की। साथ ही प्रदेश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हो रहे भ्रष्टाचार से भी केंद्रीय मंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया। बताते कि निर्माण को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गई और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी निर्माण के विरोध में भाजपा ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही है और इस पर रोक लगाने के लिए बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने इसकी शिकायत की है। देखिए, लगातार चौपाटी का विरोध भारतीय जनता पार्टी एवं आम जनता छात्र छात्राओं द्वारा किया जा रहा है। यह अवैध चौपाटी का निर्माण नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के पैसों का दुरुपयोग कर यहाँ पर किया जा रहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में आज प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री जी से मुलाकात करने और इस चौपाटी के अवैध निर्माण और नियम विरुद्ध जो काम यहाँ पर हो रहा है उसका विरोध करने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल सम्मानीय सांसद सुनील सोनी जी, सरोज पांडे जी, राजेश मुणत जी एवं सभी रायपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्री जी से इसकी शिकायत करेगा। साथ ही साथ रायपुर शहर में जो स्मार्ट सिटी के पैसे की दुरुपयोग जो ये नगर निगम कर रहा है लगातार विगत 3 सालों 4 सालों से, उसका भी चिट्ठा लेकर यहाँ के पार्षद, यहाँ के नेतागण केंद्रीय मंत्री से शिकायत करेंगे और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि इस भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल जो रायपुर में चल रहा है
वो पर्दाफाश होगा और उजागर यहाँ पर भ्रष्टाचार होगा। देखिए, पूर्व मंत्री राजेश मूरत ने झूठे आरोप लगाकर जो अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की थी, राजेश मूरत जी और भाजपा नेताओं को समझ में आ गया कि इनका जो मुद्दा है ये गलत है और अनिश्चितकालीन धरना को तोड़ने का इनके पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए पार्षद दल के साथ दिल्ली जाने का बहाना कर रहे हैं। ये इनके सैर सपाटे का काम है, ये इनकी राजनीतिक यात्रा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा भी हो चुकी है और मुद्दों के दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। राजेश मूरत जी जो मुद्दा उठाते, असल में मुद्दा जनहित में नहीं था बल्कि स्वहित में था। राजेश मूरत भाजपा ने स्मार्ट सिटी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाने वाली पार्टी है। उनके पास ना तो कोई तथ्य है ना तो कोई आधार है। जिस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा आरोप लगा रही है वो स्मार्ट सिटी में एक भी तथ्य इनके पास नहीं है। सिर्फ झूठे और बकवास बातें कर ये राजनीति करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद जो रायपुर नगर निगम ने जो काम किया है, जो रायपुर नगर निगम के माध्यम से जनता को जो सुविधाएं मिल रही है, राजधानी सुंदर बना है, राजधानी जो स्मार्ट सिटी के जो मापदंडों के तहत काम कर रहा है, इससे भाजपा नेताओं को तकलीफ हो रही है। भाजपा नेता असल में विकास के विरोधी हैं, इसलिए झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर वो सिर्फ राजनीतिक यात्रा के लिए खाना पूर्ति करने गए। तो बिलासपुर के विधानसभा क्षेत्र वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर के नगर निगम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूजा जैन ने सफलता हासिल की। बता दें कि पूजा जैन की माताजी के निधन के बाद चुनाव हुआ। मतदाताओं ने एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी को विजयी बनाया। मतगणना में सुबह से दोपहर तक कांग्रेस की प्रत्याशी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन बाद में सारा गणित बदल गया। निश्चित ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत रही है। ये निकम्मी सरकार की निकम्मी योजना के चलते जो है आज प्लस होगा। आने वाला स्थिति देखिएगा, विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मोदी जी के उसमें चुनाव होगा और बिल्कुल कमल खिलेगा। जो चुनाव हुआ है, निष्पक्ष चुनाव हुआ है और जो निधि जैन का कार्यशैली थी, जो कोरोना काल में सब भूखा मरते थे, उस दौरान कमल जैन और निधि जैन जी ने जो घर में भूखे प्यासे घर में बैठे रहते थे, उनको जाके घर में भोजन और राशन जो पहुंचाए हैं और उसके चलते आज वो लाभ उनको मिल रहे हैं। बिलासपुर नगर निगम के वार्ड 16 विष्णुनगर के उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी श्रद्धा जैन ने 233 वोटों से जीत दर्ज की। बता दें, कुदुदंड वार्ड 16 की पूर्व पार्षद निधि जैन की मौत के बाद यहां उपचुनाव हुए। बता दें, सुबह 9 बजे से बर्जे स्कूल में मतगणना शुरू हुई थी। वहीं चौथे राउंड की गिनती के बाद बीजेपी ने बढ़त बनाकर 233 वोट से जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा ये पार्टी की जीत है, अभी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित ही इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। आज की इस जीत ने इस बात को साबित कर दिया है कि इस नगर की हालत बद से बदतर है, वार्डों की हालत बद से बदतर है और किसी तरह के कोई विकास कार्य नहीं करे, उसका आक्रोश भी आज दिखाई दिया और लोगों ने इस बात को माना कि यदि वार्ड के विकास को कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के ही जनप्रतिनिधि कर सकता है। इसलिए प्रचंड मतों से वार्ड के नागरिकों ने उनको जिताया। इसके लिए मैं वार्ड के समस्त नागरिकों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि को चुना, साथ ही यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी। अग्रवाल जी को और जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूँगी और साथ ही साथ वार्ड की जनता का आभार मानूंगी कि उन्होंने वापस से मेरे ऊपर एक बार भरोसा दिखाया, हमारे परिवार पर एक बार वापस से भरोसा दिखाया। जैसे कि चुनाव तक है, क्या तैयारी है बीजेपी के आने वाले इलेक्शन को लेकर? ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत लड़ाई है। तो शक्ति जिले के नगर पंचायत बाराद्वार में वार्ड नंबर 7 के उपचुनाव का परिणाम आज घोषित किया गया। सुबह 8 बजे से ही मतों की गिनती शुरू कर दी गई। इस उपचुनाव में 329 वैध मत पड़े थे, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी पंकज सावड़िया को 186 मत और कांग्रेस प्रत्याशी दीपक अग्रवाल को 138 मत मिले, जबकि 4 वोट रिजेक्ट हुए हैं, 1 वोट नोटा में पड़ा। जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया और वार्ड के वोटरों का भी आभार व्यक्त किया। क्षेत्रीय बीजेपी नेताओं ने इसे आगामी विधानसभा
विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए इस जीत को बड़ी जीत भी बताई और इस वार्ड के चुनाव के समय वोट की हेराफेरी होने की बात का बीजेपी ने घोर विरोध भी किया था। बीजेपी नेता जांजगीर चांपा विधायक नारायण चंदेल, पूर्व बीजेपी विधायक शक्ति डॉक्टर खिलावन साहू, मंडल अध्यक्ष संतोष राठौर, प्रभारी गगन जयपुरिया ने विजयी प्रत्याशी पंकज को और वार्ड के वोटरों को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। तो बाराद्वार में उपचुनाव के नतीजे सामने आए। बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की और ऐसे में इस दौरान उन्हें सभी ने बधाई दी। विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी जीत जो है बीजेपी ने हासिल की है और इसी को लेकर विजेता को बधाई भी दी गई और आभार भी व्यक्त किया गया। तो एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं बीजेपी को मिली है और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये जीत बीजेपी को उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई पंकज सावड़िया ने रिकॉर्ड मत से जीत दर्ज की है। यह जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के जो है विश्वास का जीत है और जो रीति नीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कि सबका साथ सबका विकास अब सबका साथ, तो यहाँ की जो वार्ड क्रमांक 7 के जनता जनार्दन ने भाई पंकज सावड़िया के प्रति विश्वास व्यक्त किया। अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत हर समय समर्थन दिया और मेरा साथ दिया और ये जीत एक सामूहिक हम सबकी जीत है। हमने एक टीम के रूप में इस चुनाव को लड़ा, हमने जीत अर्जित की और विरोधी दलों के द्वारा तमाम प्रकार के साम दाम दंड भेद हथकंडे अपनाए गए कि हम इस चुनाव से दूर रहें और अपना प्रत्याशी भी ना खड़ा करें, ऐसा भी उनका प्रयास था। लेकिन किसी प्रकार के प्रलोभन में और कुछ में आए बिना हम लोगों ने पूरी निष्ठा से चुनाव को लड़ा और जनता ने हम पर विश्वास जताया और हम पूरी कोशिश करेंगे उनके विश्वास के ऊपर खरे उतरने की। और मैं सभी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करूंगा, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है और ऐसे में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी जीत बीजेपी को लगी है और ऐसे में जो विजेता है उनको इस दौरान आभार भी व्यक्त किया गया और इसके साथ ही उन्हें बधाई भी दी गई। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।